जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल संस्थान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज मॉक टेस्ट नंबर 5 उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले प्रश्न पे चलिए। आज का पहला प्रश्न है, रसधानी यानी वैक्यूल के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? मतलब झिल्ली को कहा जाता है साइटोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। चलिए जवाब दीजिए। रसधानी के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए टोनोप्लास्ट होता क्या है? देखिए ये अगर कोशिका है, सेल है, तो इसके बीच में एक होता है रसधानी जो खाली स्थान होता है। इसके चारों तरफ एक झिल्ली लगा रहता है, एक मेम्ब्रेन लगा रहता है। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। देखिए जितने भी पादप जगत है और जंतु जगत, दोनों में ये रसधानी पाया जाता है। पादप जगत का जो रसधानी होता है, पादप जगत में यानी प्लांट में, उसका जो रसधानी होता है वो बड़ा होता है। किससे? जंतु वाले से। और रसधानी वैक्यूल के बारे में सबसे पहले पता लगाया था किसने? स्प्लैंजनी ने। स्प्लैंजनी। अब देखिए एक है इलायोप्लास्ट, इमाइलोप्लास्ट। तो ये क्या होता है? आप जानते होंगे कि प्लांट कोशिका में एक उसका कोशिकांग होता है लवक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड का काम क्या होता है? ये सिर्फ पादप जगत में पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? वर्णक यानी रंग प्रदान करना। प्लांट में कलर को देने का काम किसका होता है? वर्णक का। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम होता है ग्रीन कलर देना, यानी हरा रंग। जितने भी प्लांट में हरा रंग होगा उसके पीछे किसका काम होगा? कौन से वर्णक का? वो क्लोरोप्लास्ट का। क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया? ग्रीन को छोड़कर जो दूसरे रंग है वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। तो ये सब होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये जड़ का जो पारदर्शी रंग होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। और ल्यूकोप्लास्ट का एक काम होता है जितने भी फूड है उसको स्टोर करके रखना। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है एमाइलोप्लास्ट। एक हो जाता है एमाइलोप्लास्ट। तो जो बच्चे बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं या हमसे जो भी 5-6 क्लास पढ़ लिए हैं, वो उनको मतलब समझ में आ गया हो कि एमाइलेज जो वर्ड होगा वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। तो एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करके रखेगा? कार्बोहाइड्रेट को। दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है? एल्यूरोप्लास्ट। देखिए एल्यूरोप्लास्ट जो स्टोरेज है पादप में वो प्रोटीन का करता है। और एक होगा इलायोप्लास्ट। एक है इलायोप्लास्ट। देखिए इलायोप्लास्ट जो होता है वो वसा का स्टोरेज करता है। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। रसधानी यानी वैक्यूल के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है?
तो रसधानी क्या होता है, किसी भी कोशिका का एक ऐसा स्थान जो खाली हो और ये स्टोरेज का काम करता है। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगा रहेगा, जो झिल्ली लगा रहेगा, उसी को बोलेंगे टोनोप्लास्ट। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, टोनोप्लास्ट। इसका खोज किया था रसधानी का स्प्लैंजनी ने। जो रसधानी होता है वो पादप जगत में बड़ा होगा, जंतु जगत की अपेक्षा, यानी जंतु एनिमल के अलावा, एनिमल की अपेक्षा क्या होगा, पादप में बड़ा होगा। इसके अलावा देखिए एक लवक का हम जिक्र कर रहे हैं, लवक जो कि पादप में जनरली पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। ये लवक जो होता है वो 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है हरा रंग देना, क्रोमोप्लास्ट का होता है हरा को छोड़ करके, जैसे फल का रंग हो गया लाल, किसी फूल का पीला, जो फूल अलग अलग कलर के होंगे, फल अलग अलग कलर के होंगे, तो उसको रंग प्रदान करने का काम करेगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये फूड स्टोरेज का काम करता है, यानी भोजन को संग्रह करने का काम करेगा, और ये 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट का काम होगा वसा को स्टोर करके रखना, एल्यूरोप्लास्ट का काम होगा प्रोटीन को स्टोर करके रखना, और इमाइलोप्लास्ट का होगा काम कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ने से पहले देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं। कल जितने भी आर्मी नर्सिंग के बच्चे हैं वो एकदम तैयार रहेंगे, क्योंकि लेटेस्ट जो पैटर्न है आर्मी का, उसी पैटर्न के हिसाब से कल हम लोग त्रिशूल संस्थान 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, मॉक टेस्ट। तो उसमें सभी बच्चे उपस्थित रहेंगे और अपने तैयारी को देखेंगे कि उसमें कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। कल यानी कल शनिवार, कल 25 तारीख है। देखिए 25 तारीख को कितना, 3:30 दोपहर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कोशिका के गतिविधियों को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। कोशिका के गतिविधियों को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है नाभिक यानी न्यूक्लियस, चौथा है प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कोशिका का जो ब्रेन है वो किसको बोला जाता है, केंद्रक को, तो ब्रेन ही उसको कंट्रोल करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाभिक। अब देखिए नाभिक, नाभिक का खोज किसने किया था। नाभिक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। नाभिक का जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी। नाभिक का जो अध्ययन है वो किस में करते हैं, कौन से ब्रांच में, कैरियोलॉजी में, कैरियोलॉजी। अब देखिए, और ये जो नाभिक होता है वो आपका जो कोशिका है, कोशिकांग में जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है, नाभिक में, नाभिक होता है, एक्सेप्ट प्लांट को छोड़कर, क्योंकि प्लांट में जो सबसे बड़ा भाग हो जाता है वो उसका वैक्यूल हो जाता है। वैक्यूल ही, रसधानी ही, अगर प्लांट वाला है तो उसमें रसधानी ही लगभग 90% भाग को, 95% भाग को कवर किया रहता है, कौन, रसधानी। लेकिन बाकी सब में, बाकी जितने भी कोशिका होगा उसका सबसे बड़ा भाग हो जाता है कौन सा, नाभिक, और सेकेंड हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और नाभिक जो होता है ये डबल लेयर से होता है, मतलब डबल लेयर से कवर रहता है। पूछता है कि कौन से कोशिकांग है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन लगे रहते हैं, तो उसमें आंसर क्या हो जाता है आपका, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब। अब देखिए राइबोसोम, राइबोसोम का खोज किसने किया था, पैलाडे साहब ने, पैलाडे। और ये 2 टाइप के होते हैं राइबोसोम, एक होता है 70S का और दूसरा क्या होता है 80S का। 70S किस में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक में, ये पाए जाएंगे
प्रोकैरियोटिक, और 80s पाया जाएगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछले क्लास में भी बताया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन साहब ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन साहब ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन। अल्टमैन ने इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये दिया था बेंदा ने, बेंदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी पीने से नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग दूषित पानी पीने से नहीं होता है? बर्नांधता, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस। पहला ऑप्शन है बर्नांधता, टाइफाइड, पीलिया और पेचिस। चलिए आंसर कीजिए इसका। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड भी क्या होता है? ये दूषित पानी पीने से होता है। टाइफाइड, पीलिया भी क्या होता है? दूषित पानी पीने से होता है। टाइफाइड देखिए किससे? बैक्टीरिया जनित बीमारी है, बैक्टीरिया जनित। पेचिस क्या है? ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। टाइफाइड का जो केस होता है, टाइफाइड का जो टेस्ट है वो उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? मतलब कौन से टेस्ट के द्वारा आपका टाइफाइड चेक किया जाता है? तो वो टेस्ट होता है बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट। तो ये तीनों हो जाएंगे क्या? पानी दूषित से, यानी दूषित पानी पीने से आपका टाइफाइड होगा, पीलिया होगा, पेचिस होगा। ये बच जाता है बर्नांधता। बर्नांधता इसको बोलते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है बच्चों कि आप हरा रंग और लाल रंग इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ केस में ब्लू भी होता है, लेकिन जनरली क्या होता है? हरा और लाल में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये पानी पीने से नहीं होता है, ये आनुवांशिक भी होता है, ये आनुवांशिक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? चलिए अगला प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? पहला है एडिज, क्यूलेक्स, एनोफिलीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडिज। देखिए जीका वायरस का वाहक है एडिज। क्यूलेक्स जो मच्छर होता है, क्यूलेक्स के द्वारा क्या होता है? कौन सा बीमारी? इसके कारण होता है फाइलेरिया। इसके कारण क्या हो जाएगा? फाइलेरिया। और एनोफिलीज से जानते ही होंगे, एनोफिलीज मच्छर से क्या हो जाएगा? एनोफिलीज के मादा एनोफिलीज जो होता है, एनोफिलीज अगर यहां पे मादा लगा देंगे, मादा एनोफिलीज, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? मलेरिया। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पहली बार मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना क्या कहलाता है? देखिए पहली बार मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आना क्या कहलाता है? पहला है रजोदर्शन यानी मेनार्क, रजनोवृत्ति, मेनोपॉज, ट्यूबेक्टोमी, और चौथा ऑप्शन है बेसेक्टोमी। चलिए इसका आंसर कीजिए। पहली बार मासिक धर्म आना क्या कहलाएगा? देखिए गर्ल्स में लगभग देखिए 12 से 14 वर्ष के एज में किशोरावस्था आता है, यानी जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज यानी हार्मोनल चेंज होता है। तो हार्मोनल चेंज होने के बाद एक केस होता है मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है। तो उस केस को जब मासिक धर्म जो 12 से 14 वर्ष के एज में आता है उसको बोला जाता है रजोदर्शन। रजोदर्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजोदर्शन।
अब ये महिलाओं में जो ये मासिक धर्म जो आता है ये लगभग 45 से 50 साल तक रहता है। 50 साल जाते जाते मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। उस केस को बोलते हैं रजनोवृत्ति। ये क्या हो जाएगा, लगभग 50 वर्ष की एज में मासिक धर्म जो है, मासिक धर्म का बंद होना, ये कहला जाएगा मेनोपॉज। देखिए तीसरा है ट्यूबेक्टोनी। ट्यूबेक्टोनी बोला जाता है महिला नसबंदी को, यानी आगे बच्चा नहीं चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए ये होता है ओवरी, यहीं पे अंडे का निर्माण होता है। उसके बाद ये जो होता है उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। महिला देखिए अंडाणु का निर्माण यहां से होता है, स्पर्म यहां से आता है और मिलता है यहां पर। तो इसमें क्या होता है कि इसी को बंद कर दिया जाता है, किसको, फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब से बंद करने से क्या होता है कि अंडे का निर्माण तो होता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा का मिलन नहीं होता है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा नहीं होगा, बच्चा जन्म नहीं लेगा। तो महिला नसबंदी में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो महिला नसबंदी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों में भी नसबंदी होता है, ये पुरुष जिसको बोल सकते हैं नर नसबंदी। तो नर नसबंदी को बोला जाता है वेसेक्टोमी। देखिए वेसेक्टोमी एक होता है वासा डिफरेंस, उसमें इसको वासा डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। वासा डिफरेंस, वासा एफरेंस, या ये सब सारा डिटेल हम पढ़ाएंगे उसमें रिप्रोडक्शन वाले में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य का दायां फेफड़ा कितने भाग में बटा होता है, यानी मनुष्य का जो दायां फेफड़ा है वो कितने भाग में बटा होता है, कितने लोब में बटा होता है। देखिए पहला ऑप्शन है 2 लोब में, 3, 4 या 5। चलिए आंसर कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। मनुष्य का दायां फेफड़ा, देखिए ये आता है ट्रैकिया बढ़ता है ब्रोंकाई में, और यहीं आपका ऐसे ये आपका लंग्स यानी फेफड़ा रहता है। इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट, बायोलॉजी में हमेशा इधर ये लेफ्ट होगा, क्योंकि अपने आप को एकदम डॉक्टर ट्रीट करना है और सामने वाले का मरीज। तो सामने आपके सामने कोई भी है यानी मरीज का देखेंगे तो आपका दाहिना क्या हो जाएगा, उसका लेफ्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, राइट। ये बायां हो जाएगा और ये दायां। तो इस वाले में इस तरह से ये बटा हुआ रहता है, और दाएं वाले में यहां से और इस तरह से। तो बताइए कि 1 2 3, तो इसमें कितना हो गया, 3 चैम्बर हो गया, और बाएं वाले में क्या हो गया, 1 2, तो इसमें हो गया 2 चैम्बर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दायां पूछ रहा है, दायां फेफड़ा में कितने भाग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बायां अगर पूछता है तो 2। अब फेफड़ा देखिए, फेफड़ा के ऊपर यानी लंग्स के ऊपर ये जो कवर लगा रहेगा, एक झिल्ली जो लगा रहेगा, इस झिल्ली को क्या बोलेंगे, इस झिल्ली को बोलेंगे प्लूरा, इस झिल्ली को बोलेंगे प्लूरा। प्लूरा भी 2 टाइप का होता है, एक अंदर जो होगा उसको बोलते हैं विसरल, और बाहर वाले को बोलते हैं पेराइटल। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया, बुल्फिया, डाउसोनिया या लोडोसिया।
चलिए जवाब दीजिए, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया, बुल्फिया, डाउसोनिया, लोडोसिया। लोडोसिया। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुल्फिया। देखिए सबसे बड़ा पुष्प कौन होता है? सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा आपका रेफ्लेसिया। सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा बुल्फिया। लोडोसिया क्या है? ये सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ा फल। और सबसे छोटा फल क्या हो जाएगा? जेमिया पिग्मिया। ये छोटा फल हो जाएगा, छोटा फल। देखिए डाउसोनिया क्या है? डाउसोनिया है, ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। अब देखिए ब्रायोफाइटा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले क्लास में, एक दो क्लास शायद दूसरे क्लास या तीसरे क्लास में हम उसका जिक्र किए थे कि देखिए जो भी पादप जगत है, पादप जगत को में देखिए बंटवारा किए थे क्रिप्टोगेमस और फैनरोगेमस। एक हो गया क्रिप्टोगेमस और एक होता है फैनरोगेमस। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बस पानी। देखिए पादप जगत को दो भाग में बांटे थे, क्रिप्टोगेमस, फैनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस में तीन होता है, थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। और फैनरोगेमस में दो होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है ये ब्रायोफाइटा में जो सबसे बड़ा होगा वो होता है डाउसोनिया, और ब्रायोफाइटा को ही पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? पादप जगत का उभयचर। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प क्या हो जाएगा? बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प क्या हो जाएगा? रेफ्लेसिया। डाउसोनिया क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा को ही पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। लोडोसिया क्या है? सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़े फल को क्या बोलते हैं? लोडोसिया। और सबसे छोटा फल को क्या बोला जाता है? जेमिया पिग्मिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एनेलिडा व ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। एनेलिडा, देखिए एनेलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों एनिमल किंगडम का पार्ट है। तो ऑप्शन है पेरिपेटस, यूग्लिना, नीलहरित शैवाल और आर्कियोपेटेरिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिपेट्स जो है वो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी है, यानी इसमें दोनों गुण पाए जाएंगे। दूसरा देखिए यूग्लिना किसका? ये पादप व जंतु जगत। देखिए पादप व जंतु जगत का योजक कड़ी कौन है? यूग्लिना में देखिए फोटोसिंथेसिस भी होता है और ये परजीवी की तरह भी काम करते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो पादप की तरह भी ट्रीट होता है और ये जंतु की तरह भी, जंतु के भी गुण होते हैं।
इसके कारण युगलिना को क्या बोला जाता है? पादप जगत और जंतु जगत का योजक कड़ी युगलिना को बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल क्या होता है? ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया और शैवाल का योजक कड़ी है। जीवाणु और शैवाल का योजक कड़ी है। तो देखिए ये तो नाम से ही याद हो जाएगा। देखिए शैवाल है तो एक तो शैवाल हो गया। अब है जीवाणु, तो देखिए न में भी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ ई, और जीवाणु में भी। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। नील तो इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है और ज में भी बड़ी ई की मात्रा है। तो एक हो गया जीवाणु और दूसरा हो गया शैवाल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जीवाणु व शैवाल का योजक कड़ी कौन हो जाएगा? नील हरित शैवाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स ये बहुत बार बताए हैं कि ये किसका? सरीसृप, सरीसृप व पक्षी का, सरीसृप व पक्षी का योजक कड़ी कौन हो गया? आर्कियोपेटेरिक्स। अगर वायरस के बारे में पूछ दे तो वायरस यानी विषाणु, तो वायरस क्या हो जाएगा? ये निर्जीव और सजीव, ये निर्जीव व सजीव का योजक कड़ी हो जाएगा। इसमें निर्जीव और सजीव दोनों के गुण हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़े? एनेलिडा व ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरिपेटस। युगलिना क्या हो जाएगा? पादप और जंतु का। ही नील हरित शैवाल जीवाणु व शैवाल का। आर्कियोपेटेरिक्स क्या हो जाएगा? सरीसृप व पक्षी का। और विषाणु क्या हो जाएगा? निर्जीव व सजीव का। चलिए अगले प्रश्न। चलिए एक बार देखिए, कल के लिए फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। कल 25 तारीख को, देखिए 25 मार्च 2023 दोपहर 3:30 पर नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट के जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ना ना भूलेंगे। कल 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा और इसमें अपने आप को आंक सकते हैं कि 50 में आप कितना कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, पेलिकल नामक संरचना पाई जाती है अमीबा में, पैरामीशियम में, युगलिना में। देखिए अमीबा, पैरामीशियम ये सब क्या है? प्रोटोजोआ के पार्ट है। देखिए पेलिकल क्या होता है? अभी हम लोग युगलिना के बारे में पढ़े। युगलिना के बारे में क्या पढ़े? ये पादप और जंतु जगत का, यानी इसमें देखिए फोटोसिंथेसिस भी होता है, यानी ऑटोट्रॉप्स भी होता है और हेट्रोट्रॉप्स भी होता है। फोटोसिंथेसिस होने के कारण क्या हो गया? ये ऑटोट्रॉप भी कर रहा है, यानी स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोला गया? युगलिना को पादप व जंतु जगत का योजक कड़ी बोल दिया गया। अब युगलिना में देखिए, युगलिना जो होता है तो इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल वॉल की जगह, सेल वॉल की जगह ऊपर में जो सेल वॉल के स्थान पर एक प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, ऐसे चारों तरफ प्रोटीन का लेयर। उसी प्रोटीन के लेयर को बोला जाता है पेलिकल। उस प्रोटीन के लेयर को क्या बोला जाता है? पेलिकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? युगलिना। पेलिकल नामक संरचना किसमें पाई जाती है? युगलिना में। युगलिना क्या हो गया? सॉरी पेलिकल क्या हो गया? पेलिकल क्या हो गया? युगलिना में जो कोशिका भित्ति होता है, मतलब कोशिका भित्ति इसमें नहीं है, कोशिका भित्ति के स्थान पर ही एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, एक प्रोटीन का लेयर लगा हुआ है प्रोटीन का, उस लेयर को बोल देते हैं हम लोग पेलिकल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। ये सब देखिए याद रहेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाला है, इसमें कोई पीछे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, डायरेक्ट एकदम याद कर लेना है इसको। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, वायु के बिना पौधे की वृद्धि से, या पानी के तकनीक का संरक्षण करना। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जो वर्ड है वो किससे संबंधित है? पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, वायु के बिना पौधे की वृद्धि से, या पानी के तकनीक का संरक्षण करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना मिट्टी के। यानी इसमें, इस तकनीक में बिना मिट्टी के, यानी पौधे उगाने के लिए मिट्टी का जरूरत नहीं होता है, या तो वो कंकड़ में या सिर्फ पानी में, सिर्फ पानी में पौधे को उगा रहा है, उस विधि को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस मॉक टेस्ट को, अपना मार्किंग करना ना भूलेंगे कमेंट बॉक्स में। पिछले क्लास में भी मैंने बोला था, बहुत सारे उस पे कमेंट किए भी थे कि मेरा 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप भी कमेंट करना ना भूलेंगे जितना भी मार्क्स आप गेन कर रहे हैं। और ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से किस में रहता है? देखिए, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ निम्न में से किस में रहता है? निम्न में से किस में रहता है? सीसी मक्खी, बालू मक्खी, या क्यूलेक्स मच्छर? देखिए, ट्रिप्नोसोमा क्या है? सोने की बीमारी। अगर सोने की जो बीमारी होता है उसका जो पैथोजन है, यानी परजीवी जो है, तो वो क्या है? ट्रिप्नोसोमा है, ट्रिप्नोसोमा। और ट्रिप्नोसोमा किस में पाया जाता है, यानी इसका वाहक कौन है? तो वो हो जाएगा सीसी मक्खी। सीसी मक्खी में ही ट्रिप्नोसोमा पाया जाता है। ट्रिप्नोसोमा किससे संबंधित है? ये प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी है। ट्रिप्नोजोआ एक प्रोटोजोआ है जिससे क्या होता है? सोने की बीमारी है। देखिए, बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई, और है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर का आज ही जिक्र किए हैं। क्यूलेक्स मच्छर से क्या हो जाएगा? आपका फाइलेरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विटामिन ए की खोज किसने की? विटामिन ए की खोज किसने किया है? मैकुलन, यूजॉक्स होलकट, एफजी हॉपकिंस और रॉबर्ट कोच। चलिए आंसर कीजिए। विटामिन ए की खोज किसने किया था? मैकुलन, यूजॉक्स होलकट, एफजी हॉपकिंस या रॉबर्ट कोच? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मैकुलन। देखिए, मैकुलन, ये विटामिन ए के साथ साथ विटामिन बी का भी खोज किसने किया था? मैकुलन ने। ये जो होलकट है, ये विटामिन सी का खोज किए थे। होलकट किसका किए थे? विटामिन सी का। और हॉपकिंस ने किसका किया था? विटामिन डी का। ए और बी का क्या हो जाएगा? मैकुलन। सी का हो जाएगा यूजेक्स होलकट और डी का हो जाएगा हॉपकिंस। और रॉबर्ट कोच ने हैजा किससे फैलता है, किस जीवाणु से फैलता है, उसके बारे में, यानी हैजा जीवाणु के बारे में पता किए थे। किसने? रॉबर्ट कोच ने। हैजा जीवाणु के बारे में किसने पता किया था? रॉबर्ट कोच ने। चलिए अगला प्रश्न। क्रैनियम बोन की संख्या कितनी होती है? क्रैनियम बोन मतलब कपाल, जो ब्रेन को कवर करके रखता है चारों तरफ से, उसको बोलते हैं क्रैनियम बोन। क्रैनियम बोन की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 18, 29, 29 और 6 यानी 6। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 8, 29 और 6। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी 8। क्रैनियम बोन कितने होते हैं? 8। आपका ये जो स्कल है यानी खोपड़ी है, खोपड़ी में टोटल होते हैं 29। स्कल में कितने बोन होते हैं? 29। उसमें से आपका चेहरा यानी फेस
फेस में हो जाएगा 14। ये जो क्रैनियम बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं कपाल, कपाल ये होता है 8। कान, एक कान में होता है 3 हड्डी, तो 2 कान है तो टोटल हो जाएगा 6। और एक गला में यहां पे होता है हायर्ड बोन, एक होता है हायर्ड बोन, तो इसको अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा टोटल 29। तो हम लोग इसमें बात किया था क्रैनियम बोन का, क्रैनियम बोन को हिंदी में बोलते हैं कपाल, तो आंसर हो जाएगा 8। अब ये देखिए 8 हड्डी कौन कौन होते हैं, तो 8 हड्डी याद करने के लिए हम बच्चों को ट्रिक बताए थे एक कि याद करना है OTP। देखिए OTP से सब लोग परिचित होंगे, अब कोई भी काम मोबाइल से करते हैं तो एक आता है वन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड यानी OTP। OTP क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो सेफ, OTP सेफ। तो O से होता है ओसिपिटल, ओसिपिटल। T से होता है टेम्परल, टेम्परल। P से हो जाएगा पेराइटल, S से हो जाएगा स्फेनॉइड, E से हो जाएगा इथमोइड और F से हो जाएगा फ्रंटल। अब देखिए ये 6 नाम हो गए, लेकिन हम तो बताया कि 8 होता है। तो देखिए ये जो होता है ओसिपिटल, ये होता है 1, याद कैसे करना, 1 2 2 यानी 122 111, यानी ये दोनों सिर्फ 2 होंगे, कौन सा, टेम्परल और पेराइटल, और बाकी का हो जाएगा 1 1। अब देखिए ऐसे भी समझ लीजिए पिक्चर से, देखिए जैसे ये रूम है, तो रूम के अंदर हम लोग रहते हैं और चारों तरफ दीवार से घिरे हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी और 4 दीवार। तो वैसे ही आपका यहाँ पे अंदर में ब्रेन होता है और ब्रेन को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान किया रहता है क्रैनियम बोन, जिसको कपाल बोलते हैं। तो ये देखिए आगे वाला जो हिस्सा हो जाएगा इसको बोलेंगे फ्रंटल, ये वाला क्या कहलाएगा, फ्रंटल। आगे वाला जो ये हड्डी है उसको बोलेंगे फ्रंटल, और फ्रंटल के पीछे, फ्रंटल के पीछे हो जाएगा आपका ये ओसिपिटल। देखिए यहाँ पे कैसे, ये सबसे नीचे है, इस अगर ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये वाला सबसे आगे का हड्डी हो जाएगा फ्रंटल और पीछे वाला हो जाएगा ओसिपिटल। देखिए 2 दीवार हो गया, एक आगे का फ्रंटल और पीछे का ओसिपिटल। यहाँ पे सर पे, यहाँ पे 2 हड्डी है, मतलब नाम एक ही होता है लेकिन 2 होता है, जिसको बोलते हैं पेराइटल। ये होता है पेराइटल 2, यहां से 2 ऊपर हो गया, और इधर से दोनों तरफ से जो दीवार रहेगा उसको बोलते हैं टेम्परल, कान के इधर से उसको बोलेंगे टेम्परल। और नीचे से, जी नीचे जैसे फर्श है तो उसमें रहता है आपका स्फेनॉइड, ये रहेगा स्फेनॉइड। और इथनॉइड एक आंख से देखिएगा तो हल्का सा हड्डी दिखेगा, मतलब कंकाल वाले में, स्कल वाले में, तो वो होता है इथमॉइड। तो देखिए इसको कैसे याद रख लेना है, आगे वाला फ्रंटल, पीछे वाला हो जाएगा ओसिपिटल, दोनों तरफ से हो जाएगा टेम्परल, 2 हड्डी टेम्परल का हो गया, यहाँ पे देखिए 2 हड्डी टेम्परल का, ऊपर 2 हड्डी पेराइटल का, नीचे हो जाएगा स्फेनॉइड और एक हो जाएगा इथमॉइड। ये और यही आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो खोपड़ी में कितने हो जाएगा, 29। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा WBC संख्या में सबसे कम होता है, कौन सा WBC है जो संख्या में सबसे कम है। पहला ऑप्शन है देखिए न्यूट्रोफिल्स, ईसाइनोफिल्स, बैसोफिल्स, मोनोसाइट। तो देखिए WBC ये बहुत बार बताए हुए हैं कि WBC ये सबसे बड़ा कुछ क्या होता है, जितने भी सेल है RBC, WBC और प्लेटलेट, उसमें सबसे बड़ा कौन होता है, अगर साइज देखेंगे तो बड़ा के आधार पर तो WBC, उसके बाद होता है आपका प्लेटलेट, प्लेटलेट के बाद क्या होता है RBC। अगर ये ब्लड के कण के बारे में पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन होता है तो आंसर हो जाएगा आपका WBC और सबसे छोटा हो जाएगा RBC। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि WBC में जो पार्ट है उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, या सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन है। तो देखिए WBC को 2 आधार पर बांटा जाता है,
एक इसमें ऐसे कण ऐसे मतलब ऐसा WBC है जिसके ऊपर ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं यानी कण पाया जाता है, तो इसको बोल देते हैं कनिकामय, ग्रेन्युलोसाइट, ये हो जाएगा कनिकामय। और एक ऐसे WBC होते हैं जो प्लेन रहता है, इस पे कोई भी ग्रेन्यूल कोई भी कण नहीं हो जाएगा, कण नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे, देखिए क्या लिखा रहा है, अकनिकामय, अकनिकामय, अकनिकामय। कनिकामय 3 प्रकार के होते हैं। कनिकामय मतलब जिसमें कण होगा ऐसा वाला स्ट्रक्चर, वो 3 होगा। एक होगा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है बैसोफिल्स, और एक होता है इसाइनोफिल्स, इसाइनोफिल। अकनिकामय में 2 होता है, एक होगा आपका मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे अधिक संख्या मतलब जितना भी आपके रक्त में WBC पाया जाता है उसका 60 से 65% क्या पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम पाया जाता है बैसोफिल्स, लगभग 0.5 से 1% के आसपास में सबसे कम पाया जाएगा। तो देखिए सब क्वेश्चन पूछेगा कि WBC में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा कौन, तो न्यूट्रोफिल, सबसे कम कौन, बैसोफिल। अच्छा पहले देखिए ये 5 नाम हुआ WBC में, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इसाइनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। कैसे पहचानिएगा कि किसमें कण है और किसमें कण नहीं है, तो उसके लिए देखिए एक आसान है, जिसमें कण है तो कण रहेगा तो अंदर भरा हुआ रहेगा, भरना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिल करना, यानी फिल कीजिए, भर रहा है। फिल मतलब क्या होता है, भरना, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए, फिल, फिल मतलब क्या होता है, भरना। ये सब के नाम में देखिए सब में फिल लगा हुआ है, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इसाइनोफिल। तो इससे तो पकड़ा जाएगा कि जिसमें फिल लगा हुआ है उसमें कण होगा यानी कनिकामय। और अकनिकामय का नाम भी देखिए अलग है, इसमें साइट लगा हुआ है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो इस तरह से आप दोनों को पकड़ सकते हैं कि कौन कनिकामय है और कौन अकनिकामय है। कनिकामय में ही देखिए न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है 60 से 65%, और बैसोफिल पाया जाता है 0.5 से 1% के आसपास में। पूछेगा कि सबसे बड़ा WBC कौन होता है, तो सबसे बड़ा WBC होता है मोनोसाइट, ये होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा हो जाता है लिम्फोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट। तो देखिए यहां से देखिए कितना क्वेश्चन बन गया। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन और रह गया होगा, पूछेगा कि WBC के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 जवाब देंगे या 5 देंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि WBC के कितने प्रकार होते हैं, तो 5, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इसाइनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पूछेगा कि कण के आधार पर, कि मतलब किसमें कण है और किसमें कण नहीं है, तो कण के आधार पर WBC को 2 भाग में बांटा जाता है, एक कनिकामय और एक कनिकामय। उसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि कनिकामय WBC कितने हैं, यानी कनिकामय WBC जिसमें कण है वैसे वाला WBC कितने हैं, तो वैसे 3 है, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, इसाइनोफिल्स। पूछेगा कि अकनिकामय WBC कितने हैं, तो 2 है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन बन गया कि सबसे ज्यादा WBC कौन सा होता है, तो न्यूट्रोफिल्स लगभग 60 से 65%। सबसे कम WBC कितने होता है, देखिए ज्यादा और कम दोनों इधर ही मिल रहा है, और बड़ा और छोटा दोनों इधर मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट, पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पेयजल में किसकी अधिकता के कारण, पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। हीमोग्लोबिन, पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है नाइट्रेट, तीसरा है कैडमियम और चौथा है नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा,
देखिए इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो होता है बच्चे का जो शरीर है वो नीला पड़ना शुरू हो जाता है, और नीला पड़ने का रीजन क्या है कि उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो वो नहीं मिलने का कारण क्या होता है कि देखिए एक होता है जैसे आप वैसा कोई जल पी रहे हैं जो दूषित है, उसमें नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा है, तो नाइट्रेट का मात्रा आपके दूषित जल में होने के कारण क्या हो जाएगा, नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट में, और ये नाइट्राइट जो है वो हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है। यानी हीमोग्लोबिन के साथ पढ़े होंगे कि एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ करके पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। लेकिन अब हो गया कि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुट गया, नाइट्राइट जुट गया। अब नाइट्राइट जुटने से क्या हो गया कि जितना ऑक्सीजन का सप्लाई आपको कोशिका को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है, रंग आपका नीला पड़ते चल जाता है। उसी स्थिति को बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को क्लास पसंद आ रहा होगा, और जो भी आज का मॉक टेस्ट लगाए हैं वो अपना मार्किंग करना ना भूलेंगे, ताकि खुद को जज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितना आप मॉक टेस्ट लगाइए, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर से एक बार और, कल हम लोग लाइव आने वाले हैं, तो कल ये रिकॉर्डिंग वाला सेशन नहीं जाएगा, आप लोग लाइव उपस्थित रहेंगे। कितने बजे, 3:30 कल शनिवार को। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।